लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टिश्यू के बारे में कि दो सेल और सेल मिलके क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। अब देखो, जब दो सेल और सेल मिलकर टिश्यू बना रही है तो दो सेल आई कहां से, सेल डिवीजन से। और जब नॉर्मल सेल डिवीजन होता है तो दो नॉर्मल सेल बनती है। आई बात समझ में? जब नॉर्मल सेल डिवीजन होता है तो नॉर्मल सेल बनती है और इन नॉर्मल सेल से क्या बनता है, नॉर्मल टिश्यू। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सेल्स के अंदर एबनॉर्मल सेल डिवीजन होने लगता है और इस एबनॉर्मल सेल डिवीजन से जो सेल बनती है वो भी एबनॉर्मल सेल्स होती है और उनसे जो टिश्यू बनते हैं वो भी एबनॉर्मल टिश्यू बनते हैं। उन एबनॉर्मल टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर। एबनॉर्मल टिश्यू क्या बोलते हैं, ट्यूमर। और अगर मान के चलो ये कुछ हद तक जो है डिवाइड होते होते रुक जाए तो वो आपके पास में बिनाइन ट्यूमर रहेंगे। और अगर ये लगातार ही डिवाइड होते जाए, इतना एबनॉर्मल अनकंट्रोल डिवाइडेशन होने लगा इन सेल्स के अंदर कि एक सेल्स की जो है हजारों सेल्स हो गई, तो उस कंडीशन में उसको हम मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं। तो जब आप ट्यूमर के बारे में पढ़ते हो तो यहाँ पे आपको दो ट्यूमर दिखेगी, एक बिनाइन एक मैलिग्नेंट। और जितनी भी मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो सब कैंसर है। तो अपना अगला टॉपिक होगा स्टडी ऑफ द कैंसर इज नोन एज ऑन्कोलॉजी। हमारा अगला टॉपिक है ऑन्कोलॉजी। तो व्हाट इज ऑन्कोलॉजी? ऑन्कोलॉजी इज स्टडी ऑफ कैंसर। स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज ऑन्कोलॉजी। आई बात समझ में? अब देखो, ऑन्कोलॉजी के बारे में स्टडी करने से पहले आप लोगों को स्टडी करनी पड़ेगी ट्यूमर की, कि ट्यूमर क्या है। देखो, ट्यूमर क्या होती है आपके पास में, किसी भी सेल के अंदर अनकंट्रोल्ड, पर्पजलेस, जिसका कोई पर्पज ना हो, पर्पजलेस सेल डिवीजन। आई बात समझो, अनकंट्रोल्ड पर्पजलेस सेल डिवीजन इज नोन एज ट्यूमर। डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे, ए न्यू ग्रोथ, न्यू ग्रोथ मतलब सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं, ग्रोथ ऑफ ए न्यू ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल, एबनॉर्मल टिश्यू। जब एबनॉर्मल सेल डिवीजन होगा तो उससे क्या बनेगा, एबनॉर्मल टिश्यू। आई बात समझ में? तो ए न्यू ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल टिश्यू दैट इज ऑफन अनकंट्रोल्ड एंड प्रोग्रेसिव। लगातार उसके अंदर सेल डिवीजन होता रहेगा, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, पर्पजलेस सेल डिवीजन होता रहेगा, प्रोग्रेसिव। न्यू ग्रोथ, न्यू ग्रोथ का मतलब यहाँ पे सेल डिवीजन से है, इज नोन एज जो बनेगा प्रोडक्ट उसको बोलेंगे ट्यूमर। और ये जो पूरी प्रोसेस है उसको बोलेंगे नियोप्लेसिया। और जो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ट्यूमर, नॉन एज ट्यूमर, या तो ट्यूमर कहेंगे उसको, या फिर आप क्या कहोगे उसको, नई ग्रोथ हो रही है ना, न्यू ग्रोथ। और न्यू ग्रोथ को बोलते हैं हम लोग नियोप्लेसिया। तो इस ट्यूमर को क्या बोलेंगे, नियोप्लेसिया भी बोलेंगे हम लोग, सॉरी नियोप्लाज्म। ये जो ट्यूमर बनी है उसको क्या बोलेंगे, अदर नेम नियोप्लाज्म। और जिस प्रोसेस के थ्रू नियोप्लाज्म बना है उस प्रोसेस को बोलते हैं नियोप्लेसिया। मतलब जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है, जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की जो प्रोसेस है उसको क्या कहा जाएगा, नियोप्लेसिया कहा जाएगा।
अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे, नियोप्लेसिया। आई बात समझ में। तो ये आपके पास में ट्यूमर, न्यूप्लाज्म और नियोप्लेसिया। ट्यूमर का मतलब, ट्यूमर क्या होती है, एक सेल जो कि अनकंट्रोल्ड पर्पसलेस सेल डिवीजन करना स्टार्ट करती है। एक सेल के अंदर अनकंट्रोल्ड पर्पसलेस सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और लगातार सेल डिवीजन होता रहता है, क्योंकि अनकंट्रोल्ड है और सेल डिवीजन होता रहता है, जिसकी वजह से जो है एबनॉर्मल न्यू टिश्यू बनते हैं और उन एबनॉर्मल न्यू टिश्यू को आप ट्यूमर या न्यूप्लाज्म कहते हो। और ये जो प्रोसेस है न्यूप्लाज्म बनने की, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, न्यूप्लेसिया भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं देखो ट्यूमर की। ट्यूमर बन चुकी है। ट्यूमर दो टाइप की होती है, एक आपके पास में बिनाइन, एक आपके पास में मेलिग्नेंट। देखो क्या फर्क है दोनों के अंदर। बिनाइन ट्यूमर को आप जब देखोगे तो आप ये वेल फॉर्म्ड होती है और इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि हाँ ये ट्यूमर है। आप पालपेट करके या आप उसका कुछ अल्ट्रासाउंड करा के या उसका टिश्यू बायोप्सी करके उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ ये ट्यूमर है। जबकि मेलिग्नेंट ट्यूमर की कोई फिक्स शेप और साइज नहीं होती और इसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। दूसरी बात, इसके ऊपर एक जो है, इसके ऊपर एक कैप्सूल पाया जाता है, कवरिंग पाई जाती है, ये कैप्सुलेटेड होता है, जबकि इसके ऊपर किसी तरह का कैप्सूल नहीं पाया जाता मेलिग्नेंट पे। आई बात समझ में। इसकी रेट ऑफ ग्रोथ जो होती है वो स्लो होती है, बिनाइन की धीरे धीरे ग्रोथ करता है, जबकि मेलिग्नेंट जो होता है रैपिडली ग्रो करता है। ये जो है बिनाइन ट्यूमर जो होती है अपने आसपास के ऑर्गन्स में एंटर नहीं करती है, जबकि मेलिग्नेंट ट्यूमर अपने आसपास के ऑर्गन्स में एंटर कर जाती है और किसी ट्यूमर का अपने आसपास के टिश्यू के अंदर या ऑर्गन में ट्रांसफर हो जाना मेटास्टेसिस कहलाता है। मेटास्टेसिस हमेशा मेलिग्नेंट ट्यूमर में ही होता है और मेटास्टेसिस होने की वजह से ही मेलिग्नेंट ट्यूमर को कैंसर भी कहते हैं। कैंसर हमेशा मेलिग्नेंट ट्यूमर को कहा जाता है, बिनाइन ट्यूमर कैंसर नहीं होता है। ऐसी ट्यूमर जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में या एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू के अंदर एंटर कर जाती है, इस ऐसी ट्यूमरों को हम लोग मेलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं और कैंसर ट्यूमर कहते हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ पर दोनों के बारे में डिफ्रेंशिएट करके कर लेते हैं एक बार, दोनों को एक दूसरे से हम कंपेयर करके देखते हैं। तो देखो सबसे पहली बात, इसमें कैप्सूल प्रेजेंट होता है, चारों तरफ आवरण होता है, इसमें एक चारों तरफ एक कैप्सूल होता है जिसके अंदर ट्यूमर होती है। इसमें कैप्सूल एब्सेंट होता है, कैप्सूल एब्सेंट। इसको हम वेल डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ ये ट्यूमर है। इसको हम वेल डिफ्रेंशिएट का मतलब है कि इसको अलग कर सकते हैं, इसके टिश्यू को अलग से हम पहचान सकते हैं कि ये ट्यूमर है। जबकि यहाँ पे मेलिग्नेंट ट्यूमर में हम जो हेल्दी टिश्यू है और जो मेलिग्नेंट टिश्यू है उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ये क्या होती है, अनडिफ्रेंशिएट, बिल्कुल ही उलझी हुई रहती है ट्यूमर और आसपास के टिश्यू के अंदर एंटर की हुई होती है, इसलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, बिनाइन ट्यूमर आसपास के टिश्यू के अंदर एंटर नहीं करती है, कहने का मतलब इसमें मेटास्टेसिस नहीं होता है। मेटास्टेसिस ध्यान रखना, मेटास्टेसिस का मतलब किसी ट्यूमर का अपने आसपास के सराउंडिंग टिश्यू के अंदर एंटर कर जाना या एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होना किसी ट्यूमर का इज नोन एज मेटास्टेसिस। जबकि आपके जो बिनाइन है वो मेटास्टेसिस नहीं करती है, एब्सेंट रहती है, जबकि मेलिग्नेंट के अंदर मेटास्टेसिस प्रेजेंट होता है। मेलिग्नेंट ट्यूमर हमेशा एक टिश्यू से या बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो है ट्रांसफर हो जाती है। बिनाइन ट्यूमर में एनाप्लेसिया का मतलब होता है बिल्कुल ही टिश्यू का स्ट्रक्चर और बिल्कुल ही टिश्यू की शेप और बिल्कुल ही टिश्यू की साइज वगैरह सब खत्म हो जाना, जिससे कि हम पहचान भी नहीं सकते कि इस टिश्यू के अंदर कितनी सेल प्रेजेंट है, इस टिश्यू की सेल कौन सी है। बिल्कुल मतलब
डिफ्रेंशिएशन खत्म हो जाना, उसको बोलते हैं एनाप्लेसिया। तो बिनाइन ट्यूमर के अंदर एनाप्लेसिया एब्सेंट होता है, जबकि मेलिग्नेंट ट्यूमर में एनाप्लेसिया प्रेजेंट होता है। एनाप्लेसिया का मतलब है बिल्कुल भी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, उस टिश्यू की सेल्स वगैरह को नहीं पहचान सकते। दिस इज नोन एज एनाप्लेसिया। आई बात समझ में? उसके बाद में बिनाइन ट्यूमर के अंदर क्या होता है, देखो एनाप्लेसिया का मतलब समझो। एनाप्लेसिया का मतलब क्या होता है, तो मैं यही पे बता देता हूँ, आप पीछे भी बताऊंगा एक बार। एनाप्लेसिया लॉस ऑफ स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएट विद इन ए सेल ग्रुप। जैसे कि मान के चलो ये आपके पास में किसी सेल का ग्रुप है, तो ये क्या है, इसकी प्रत्येक सेल को आप वेल डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि ये पहली सेल है, दूसरी है, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी। तो ये क्या है, वेल डिफरेंशिएट। हर सेल को अच्छे से आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, अलग अलग कर पा रहे हो। जबकि एनाप्लेसिया में क्या होता है, ये कंडीशन हो जाती है, ये कंडीशन हो जाती है। अब बताओ कौन सी सेल कौन सी है। तो ये क्या होती है, अनडिफरेंशिएट स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे हम लोग, बिल्कुल एक तरीके से अनडिफरेंशिएट हो जाती है, किसी भी तरीके से किसी भी सेल्स को हम अलग नहीं कर सकते। दिस इज नोन एज एनाप्लेसिया। क्लियर? तो यहाँ पर आपके सामने दो वर्ड आए, एक तो एनाप्लेसिया और एक आपके पास में जो है अनडिफरेंशिएट, सॉरी मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस भी समझ गए आप लोग। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कैंसर की, है ना। कैंसर क्या होता है, देखो ये तो था आपके पास में बिनाइन ट्यूमर, मेलिग्नेंट ट्यूमर। और एक बात आप लोगों को समझ में आ गई कि मेलिग्नेंट ट्यूमर ही क्या होता है, कैंसर होता है। मेलिग्नेंट ट्यूमर ही क्या होता है आपके पास में, कैंसर होता है। मेलिग्नेंट ट्यूमर ही कैंसर की कैंसर आप लोगों ने देखा कि वो ट्यूमर जो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होती है, या वो ट्यूमर जिनमें मेटास्टेसिस पाया जाता है, उनको हम कैंसर ट्यूमर कहते हैं। आई बात समझ में? या मेलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वन बाय वन कैंसर के लिए। तो कैंसर इज द अनकंट्रोल्ड, कैंसर इज अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन एंड द सेल uncontrolled cell invade या spread to other body part. It means all metastasis tumor are cancer। कहने का मतलब ये है, जितनी भी मेटास्टेसिस ट्यूमर, ऑल मेटास्टेसिस ट्यूमर आर कैंसर। और स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज, स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज ऑन्कोलॉजी। क्लियर है? अब देखो कैंसर जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होती है, या मेलिग्नेंट ट्यूमर, एक ही बात है, चाहे मेलिग्नेंट ट्यूमर को चाहे कैंसर को, एक ही बात है। दो टाइप की होती है ना, या तो मेलिग्नेंट ट्यूमर कह सकते हो या कैंसर कह सकते हो। कैंसर दो टाइप का होता है, मेलिग्नेंट ट्यूमर दो टाइप की होती है, एक ही बात होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, दो टाइप के होता है, कार्सिनोमा एंड सार्कोमा। अब देखो कार्सिनोमा किसे कहते हैं और सार्कोमा किसे कहते हैं हम लोग, है ना। कार्सिनोमा एंड सार्कोमा, ये दो टाइप का आपके पास में जो है कैंसर है, कार्सिनोमा एंड सार्कोमा। तो सबसे पहले बात करता हूँ कार्सिनोमा की। कार्सिनोमा जितनी भी कल टिश्यू पढ़ा था आप लोगों ने, तो जितने भी एपिथेलियल टिश्यू है, या एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है, एक स्क्वेमस टिश्यू भी आता है, एक है ना। जितने भी एपिथेलियल टिश्यू है या स्क्वेमस टिश्यू है, उनके कैंसर को ध्यान रखना, उनके कैंसर को हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा। एपिथेलियल टिश्यू, अब एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे पाए जाते हैं, जहां पर प्रोटेक्शन, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, है ना, प्रोटेक्शन, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सचेंज होता है, वहां पे आपके एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। और वहां पे अगर मान के चलो कैंसर हो गया उन जगह पे, तो उसको क्या बोले,
कार्सिनोमा। जैसे कहाँ कहाँ पे, जैसे आपके ब्रेस्ट पे, प्रोस्टेट पे, लंग्स में, पेनक्रियाज में, ग्लैंड्स में, इन सब में क्या पाए जाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। और यहाँ पे अगर कैंसर हो गया तो क्या कहलाएगा, कार्सिनोमा। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, कार्सिनोमा एपिथेलियल टिश्यू में कहीं पर भी कोई भी मेटास्टेटिस ट्यूमर हो या मेलिग्नेंट ट्यूमर हो, उसको हम लोग बोलते हैं कार्सिनोमा। एपिथेलियल टिश्यू में कहीं पर भी कैंसर हो, उनको हम बोलते हैं कार्सिनोमा। चाहे कैंसर का हो, चाहे मेलिग्नेंट ट्यूमर का हो, एक ही बात है। मेलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, कार्सिनोमा एंड सार्कोमा। कार्सिनोमा किसे कहेंगे, जब कैंसर एपिथेलियल टिश्यू पे हो तो वो कहलाएगा कार्सिनोमा। एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, बहुत जगह पे पाए जाते हैं, लेकिन मैं मेनली बता देता हूँ आपको। जैसे ब्रेस्ट में कैंसर हो गया, कार्सिनोमा। प्रोस्टेट पे हो गया, कार्सिनोमा। लंग्स में अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर हो गई, कार्सिनोमा। पेनक्रियाज में मेलिग्नेंट ट्यूमर हो गई तो कार्सिनोमा। ग्लैंड्स में मेलिग्नेंट ट्यूमर हो गई तो कार्सिनोमा आपके पास में। सार्कोमा किसे कहते हैं, देखो नेक्स्ट आपके पास सार्कोमा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जाम के लिए। सार्कोमा का मतलब है, सार्कोमा सार्कोमा का मतलब है मेलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर, है ना। मेलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर एक ही बात है। ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, अगर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मेलिग्नेंट ट्यूमर या आपके पास में कैंसर हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग सार्कोमा। देखो कभी कभी क्या होता है, देखो कनेक्टिव टिश्यू ना देकर आपको पता है कि कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है मिसेनकाइमल टिश्यू, है ना, जो कि किस में पाए जाते थे, एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर। तो अगर मिसेनकाइमल टिश्यू भी दे दे उसकी जगह पर कि मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द मिसेनकाइमल टिश्यू इज नोन एज सार्कोमा, तो दोनों एक ही चीज है, चाहे मिसेनकाइमल को चाहे कनेक्टिव टिश्यू को, एक ही दोनों। मिसेनकाइमल भी किसका टाइप है, कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप है। और इसमें जो अगर मान के चलो इसमें मेलिग्नेंट ट्यूमर हो जाती है तो उसको क्या कहोगे आप लोग, सार्कोमा कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे कौन कौन से होते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जैसे आपके ब्लड के अंदर कैंसर हो गया तो क्या कहलाएगा, सार्कोमा। बोन में हो गया तो क्या कहलाएगा, सार्कोमा। कार्टिलेज में हो गया, सब क्या है, ये सब कनेक्टिव टिश्यू है ना। कार्टिलेज में हो गया तो क्या कहलाएगा, सार्कोमा। आई बात समझ में। और नर्व का भी ध्यान रखेंगे, नर्व में हो गया तो क्या कहलाएगा, सार्कोमा। लिम्फ में हो गया, लिम्फ भी क्या है, एक तरह कनेक्टिव टिश्यू है तो क्या कहलाएगा, सार्कोमा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, देखो अलग अलग टाइप्स ऑफ सार्कोमा एंड टाइप्स ऑफ कार्सिनोमा। सबसे पहले टाइप्स ऑफ सार्कोमा। सार्कोमा जैसे कि पहला आपके पास में एंजियोसार्कोमा, जिनके आगे देखो, जिनके आगे सार्कोमा लग गया इसका मतलब कनेक्टिव टिश्यू का है ना। एंजियो मतलब एंजियोग्राफी कराते हैं, एंजियोग्राफी विजुअलाइजेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, तो एंजियो वर्ड रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स का कैंसर, ब्लड वेसल्स का कैंसर क्या कहलाएगा आपके पास में, एंजियोसार्कोमा। दूसरा ऑस्टियोसार्कोमा, आपके पास में मेलिग्नेंट ट्यूमर या बोन का कैंसर क्या कहलाएगा, ऑस्टियोसार्कोमा। थर्ड आपके पास में कॉन्ड्रोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसाइट क्या बनाती है, कार्टिलेज बनाती है, कार्टिलेज का कैंसर क्या कहलाएगा, कॉन्ड्रोसार्कोमा। कार्टिलेज का कैंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, कापोसी सार्कोमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कापोसी सार्कोमा, इट इज अ टाइप ऑफ कैंसर, स्किन कैंसर का टाइप है ना, इट इज टाइप ऑफ स्किन कैंसर, स्किन कैंसर का टाइप है ना। ये किस में दिखाई देता है, कापोसी सार्कोमा मेनली एड्स में, एड्स वाले मरीज में ना। नेक्स्ट आपके पास में, नेक्स्ट सार्कोमा आपके पास में रेब्डोमायोसार्कोमा, रेब्डोमायोसार्कोमा, रेब्डोमायोसार्कोमा कहाँ पे होता है, स्केलेटल मसल्स का, कल पढ़ा था आपने स्केलेटल मसल्स, है ना।
क्या कैरेक्टर होता है स्केलेटल मसल्स का? इनवॉलंटरी एंड स्ट्रेटेड, सॉरी वॉलंटरी एंड स्ट्रेटेड। स्केलेटल मसल्स में अगर कैंसर हो गया तो क्या कराएगा? रेब्डोमायोसार्कोमा, लियोमायोसार्कोमा, लियोमायोसार्कोमा क्या कहलाएगा? देखो स्मूथ मसल्स का कैंसर, स्मूथ मसल्स कैंसर इज नोन एज लियोमायोसार्कोमा। आई बात समझ में? क्लियर? उसके बाद बात करते हैं हम लोग, देखो और थोड़ा सा और है, जैसे ल्यूकेमिया, ये भी क्या है आपके पास में? टाइप ऑफ सार्कोमा है। ल्यूकेमिया इसको बोलते हैं ब्लड कैंसर। लिम्फोमा ये लिम्फ का कैंसर है, लिम्फोइड टिश्यू का कैंसर। कैंसर माइलोमा, ब्लड फॉर्मिंग सेल कैंसर, ब्लड फॉर्मिंग सेल कैंसर। देखो ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया फॉर स्पेसिफिक सेल, ज्यादातर डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाना इस ल्यूकेमिया। माइलोमा इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ब्लड फॉर्मिंग सेल्स होती है, जैसे कि आपके पास में स्टेम सेल, स्टेम सेल जो कि ब्लड बनाती है, आरबीसी बनाती है, डब्ल्यूबीसी बनाती है, प्लेटलेट्स बनाती है। उसके अंदर अनप्रोलिफरेटेड या अनकंट्रोल्ड पर्पसलेस ग्रोथ होने लगती है, उन्हीं के अंदर मैलिग्नेंट ट्यूमर होने लगती है, उसको बोलते हैं माइलोमा। ब्लड फॉर्मिंग जो सेल्स होती है जो कि रेड बोन मैरो में पाई जाती है, अगर उनमें कैंसर हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? माइलोमा। और अगर ओनली स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सेल में कैंसर हो, जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी, मेनली डब्ल्यूबीसी में, तो उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। नेक्स्ट आपके पास में कार्सिनोमा, कार्सिनोमा। कार्सिनोमा में सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मिलेनोमा। मिलेनोमा का मतलब मिलेनोसाइट्स होती है जो कि आपके पास है, मिलेनोसाइट स्किन में पाई जाती है, जो कि एक तरह का मिलेनिन पिगमेंट निकालती है। और ये मिलेनिन पिगमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कलर, स्किन के कलर के लिए। अगर मान के चलो मिलेनिन ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है तो डार्क कलर का होगा, और अगर मिलेनिन कम सिक्रेट हो रहा है तो गोरा होगा ना। तो मिलेनोमा का मतलब क्या है? इस सेल के अंदर, मिलेनोसाइट सेल्स के अंदर देखा होगा तुमने, बहुत से लोगों के काले काले बड़े बड़े चकत्ते होते हैं शरीर पे, पूरे शरीर पे होते हैं भाई, वो क्या है? मिलेनोमा है। तो मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ, मेलिग्नेंट ट्यूमर, मेलिग्नेंट ट्यूमर कैंसर ट्यूमर है ना, मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ मिलेनोसाइट, आई बात समझ में? इज नोन एज मिलेनोमा। उसके बाद सेमिनोमा, सेमाइनल वेसिकल्स जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करती है, सेमाइनल वेसिकल्स का कैंसर, आई बात समझ में? एडिनोकार्सिनोमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एडिनोकार्सिनोमा, ग्लैंड का कैंसर, किसी भी ग्लैंड का कैंसर, ग्लैंड का कैंसर इज नोन एज एडिनोकार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा ना। उसके बाद बात करते हैं, देखो ग्रेडिंग ऑफ ट्यूमर। कोई भी ट्यूमर है, चाहे वो मेलिग्नेंट हो चाहे बिनाइन हो, तो उसकी ग्रेडिंग किस तरीके से करते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो ये ग्रेडिंग हो चाहे स्टेजिंग हो, तो ये सब चीज किए जाते हैं सिविरिटी को देखने के लिए कि जो ट्यूमर है एक जगह पे लोकेलाइज है या नहीं, ट्यूमर जो है बिनाइन है या मेलिग्नेंट है, ये चेक करने के लिए हम या तो ग्रेडिंग करते हैं या स्टेजिंग करते हैं। आई बात समझ में? इससे पता लग जाता है कि जो ट्यूमर है उसकी सिविरिटी कहाँ तक पहुंच चुकी है। तो ग्रेडिंग के अंदर हम लोग क्या देखते हैं? देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं किसी भी सेल्स के अंदर होने वाले अनकंट्रोल्ड
डिवाइडेशन को कि कितना अनकंट्रोल्ड हो रहा है। एक तो थोड़ा अनकंट्रोल्ड हो रहा है, एक जल्दी जल्दी हो रहा है, एक बहुत ही जल्दी हो रहा है। तो कितना अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ हो रही है वो देखी जाती है ग्रेडिंग और स्टेजिंग के अंदर। ग्रेडिंग के अंदर हम करते क्या है, देखो कुछ वर्ड्स हम लोग लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर मान के चलो, ये याद रखेंगे आप लोग, पहले ग्रेडिंग करने से पहले कुछ वर्ड याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, तब आप समझ सकते हो ग्रेडिंग को। जैसे हाइपोप्लेसिया, हाइपोप्लेसिया किसे कहेंगे, टिश्यू में सेल के नंबर कम हो जाना, डिक्रीज नंबर ऑफ सेल्स इन टिश्यू, नंबर ऑफ सेल्स इन टिश्यू, या डिक्रीज नंबर ऑफ टिश्यू। जब सेल्स के नंबर कम होंगे तो किसी ऑर्गन के अंदर टिश्यू के नंबर भी क्या हो जाएंगे, कम। हाइपोप्लेसिया हो गया, एक हाइपरप्लेसिया। ये सब चीजें याद होनी चाहिए आपको। इंक्रीज नंबर, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल इन टिश्यू, लगातार डिवाइडेशन होने की वजह से नंबर बढ़ जाना। नियोप्लेसिया, ये तो पढ़ लिया आप लोगों ने अभी अभी। नियोप्लेसिया ट्यूमर को बोलते हैं ना। इट इज अ प्रोसेस अनकंट्रोल्ड डिवाइडेशन ऑफ सेल, इंक्रीज नंबर इन अनकंट्रोल्ड मैनर। आगे बात समझ में, हाइपो कम हो जाना, हाइपर बढ़ जाना, ये दोनों चीज नॉर्मल चीजें हैं। हाइपोप्लेसिया और हाइपरप्लेसिया क्या है, नॉर्मल सेल की ग्रोथ है। नॉर्मल तरीके से नंबर का कम होना, नॉर्मल तरीके से नंबर का बढ़ना, ये हाइपोप्लेसिया और हाइपरप्लेसिया। अगर एबनॉर्मल तरीके से, अगर एबनॉर्मल या अनकंट्रोल्ड मैनर के अंदर किसी टिश्यू के अंदर सेल के नंबर बढ़ रहे हैं तो उसको हम नियोप्लेसिया कहेंगे। ये बात ध्यान रखना। नियोप्लेसिया और हाइपरप्लेसिया में क्या फर्क है, हाइपरप्लेसिया में नॉर्मल या कंट्रोल्ड मैनर के अंदर किसी टिश्यू में सेल के नंबर बढ़ते हैं, जबकि नियोप्लेसिया के अंदर अनकंट्रोल्ड मैनर के अंदर किसी टिश्यू में सेल के नंबर बढ़ते हैं। दिस इज नियोप्लेसिया। नेक्स्ट इज अगला आपके पास में डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया देखो, डिस्प्लेसिया का मतलब चेंज इन नॉर्मल शेप एंड साइज। किसी भी टिश्यू की जो नॉर्मल शेप और साइज है उसमें चेंज हो जाना, चेंज इन नॉर्मल शेप एंड साइज। कहने का मतलब कि जो उसकी मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी का मतलब जो बाहर से जो स्ट्रक्चरल चेंजेस, देखो स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। तो उसकी मॉर्फोलॉजी मतलब उसके स्ट्रक्चर में पार्शियली चेंजेस आ जाता है, पार्शियली लॉस ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, तो पार्शियली लॉस होता है, कंप्लीटली जो है उसका शेप और साइज चेंज नहीं होता है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसिया। एक होता है मेटाप्लेसिया। देखो आपको ग्रेडिंग करने से पहले ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, तब जाके आप ट्यूमर की ग्रेडिंग कर पाओगे। मेटाप्लेसिया, मेटाप्लेसिया का मतलब होता है चेंज इन सेल टाइप, चेंज इन सेल टाइप इन टिश्यू। जैसे कि मान के चलो किसी टिश्यू के अंदर आपके पास क्यूबोइडल सेल थी। कैसी सेल थी, ये टिश्यू किससे बना हुआ था, क्यूबोइडल सेल से बना हुआ था, और इस टिश्यू का नाम क्या था उस टाइम पे, क्यूबोइडल टिश्यू था ना। लेकिन इसके अंदर एबनॉर्मलिटी आने की वजह से ये क्यूबोइडल टिश्यू किस में बदल गए, कोलमनार में बदल गए। इसके अंदर एबनॉर्मलिटी आने की वजह से ये टिश्यू किस में बदल गए, कोलमनार में। इनकी जो सेल है वो कोलम शेप की हो गई। तो किसी टिश्यू की नॉर्मल जो टाइप है उसमें चेंजेस हो रहा है, टिश्यू का टाइप ही चेंज हो गया, दिस इज नोन एज मेटाप्लेसिया। आई बात समझ में, क्यूबोइडल से टिश्यू कैसा बन गया, कोलमनार, तो इसको बोलते हैं मेटाप्लेसिया। नेक्स्ट आपके पास में एनाप्लेसिया, ये अभी पढ़ा है आप लोगों ने। एनाप्लेसिया कंप्लीटली लॉस ऑफ स्ट्रक्चर।
पार्सली लॉस है तो डिस्प्लेसिया, और कंप्लीटली लॉस है तो कंप्लीटली लॉस ऑफ स्ट्रक्चर। बिल्कुल ही अनडिफरेंशिएट हो जाएंगी सेल। टिश्यू के अंदर जो सेल्स है उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही लॉस हो जाएगा और अनडिफरेंशिएट हो जाएगा बिल्कुल ही। हम किसी भी सेल को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये वो सेल है। अब बात करते हैं ग्रेडिंग की। अब देखो इन टर्म को ध्यान रखते हो आप आराम से ग्रेडिंग सीख जाओगे। जैसे बात करते हैं ग्रेड फर्स्ट की, तो ग्रेड फर्स्ट के अंदर क्या होता है, सेल डिफर स्लाइटली फ्रॉम नॉर्मल सेल। जैसे नॉर्मल सेल है, अब इसके अंदर सेल डिवीजन हो रहा है, तो इसमें क्या थोड़ा सा चेंजेस होता है सेल में, स्लाइटली चेंजेस होता है। और हम इन दोनों सेल को आराम से डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि ये पहली सेल है दूसरी सेल है ना, तो वेल डिफरेंशिएट होती है। अगर अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो रहा है और जो सेल है वेल डिफरेंशिएट है और उसकी साइज और शेप में स्लाइटली चेंजेज है, तो आप उस ट्यूमर को कितनी ग्रेड देंगे, ग्रेड फर्स्ट में रखेंगे ना। और सेकंड ग्रेड की बात करें हम लोग, अगर सेल आर मोर एबनॉर्मल या फिर माइल्ड डिस्प्लेसिया हो गया। माइल्ड डिस्प्लेसिया का मतलब कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस तो हैं पार्शली, लेकिन बहुत कम हुए हैं ना। थर्ड स्टेज के अंदर क्या होगा, सीवियर डिस्प्लेसिया। सीवियर डिस्प्लेसिया का मतलब होगा कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो है पार्शली, वो पूरा मतलब आधी से ज़्यादा जो सेल्स है उनमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो गए। आधी से ज़्यादा जो सेल्स है उनको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जहाँ पर भी ट्यूमर बनी है उसकी आधी से ज़्यादा सेल्स को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो उसको कहते हैं सीवियर डिस्प्लेसिया। फोर्थ नंबर होगा आपके पास में एनाप्लेसिया। एनाप्लेसिया का मतलब बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, कंप्लीटली लॉस ऑफ स्ट्रक्चर, शेप और साइज कंप्लीटली लॉस हो गया, किसी भी सेल्स को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। उस कंडीशन में आप क्या दोगे, यहाँ पे आप दोगे इसको फोर्थ स्टेज है ना, सॉरी फोर्थ ग्रेड पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं स्टेजिंग की। स्टेजिंग स्टेजिंग के लिए हम लोग देखो यहाँ पे पढ़ते हैं TNM क्लासिफिकेशन। यही बात समझिए। TNM क्लासिफिकेशन, जहां पर क्या है देखो, TNM में T फॉर ट्यूमर है, ये ट्यूमर किस टाइप की क्या है। N फॉर नोड, कौन से नोड, लिम्फ नोड, कि जो ट्यूमर ने लिम्फ नोड इन्वॉल्व किए या नहीं किए। और M फॉर मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब समझते हो आप लोग, कि ट्यूमर का एक टिश्यू से या एक जगह से एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड हो जाना, एंटर कर जाना, दिस इज नोन एज मेटास्टेसिस। आई बात समझ। अब देखो TNM के हिसाब से स्टेजिंग किस तरीके से करते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे देखो आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी इसके लिए भी। जैसे कि मान के चलो, अगर सबसे पहले T की बात करते हैं, ट्यूमर की। ट्यूमर के अंदर कौन कौन सी मार्किंग करते हैं हम लोग, ट्यूमर के अंदर कौन कौन सी मार्किंग करते हैं, देखो ट्यूमर। हम यहाँ पे ट्यूमर के लिए जो मार्किंग करते हैं या 0 से स्टार्ट करते हैं, T0 या T0 या TIS, उसके बाद में T1, T2, T3 और T4। देखो T0 या T0 कब देते हैं, जब प्राइमरी ट्यूमर कैन नॉट बी असेस्ड, किसी भी तरह की कोई ट्यूमर नहीं है, कैन नॉट बी असेस्ड, किसी भी तरह की कोई ट्यूमर नहीं है, ट्यूमर एब्सेंट। TIS,
ट्यूमर को हम असेस नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ट्यूमर कैन नॉट बी असेस्ड, लेकिन छुपी हुई है, इन सिटू है। इन सिटू का मतलब देखो, TIS का मतलब ही क्या है, आई का मतलब है, टी का मतलब ट्यूमर, आई का मतलब इन, और एस का मतलब सिटू। इन सिटू का मतलब छुपी हुई है, उसको असेज नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन के अंदर हम लोग जो ट्यूमर की जो मार्किंग करेंगे वो क्या करेंगे, TIS। T1 का मतलब है ट्यूमर की साइज लेस देन 2 सेंटीमीटर है। अगर ट्यूमर की साइज 2 सेंटीमीटर से कम है तो हम T1 मार्किंग करेंगे, और अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो T2 लिखेंगे, और अगर 3 से 5 सेंटीमीटर है ट्यूमर तो T3, और अगर आपके मोर देन 5 सेंटीमीटर है तो उस कंडीशन में हम T4 लिखेंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम ट्यूमर को नापते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी मार्किंग करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा ट्यूमर है तो मार्किंग क्या करोगे आप लोग, क्या लिखोगे, ट्यूमर की मार्किंग T2। उसके बाद बात करेंगे, ट्यूमर की मार्किंग हो गई, अब एन पे चलते हैं। एन नोड, एन फॉर लिम्फ नोड। यहाँ पर क्या होता है, देखो लिम्फ नोड में एक तो आपके पास में N0, इसका मतलब N0 कब देंगे, जब ट्यूमर ने लिम्फ नोड को इन्वॉल्व नहीं किया है, लिम्फ नोड तक ट्यूमर नहीं पहुंची है, लिम्फ नोड नॉट इन्वॉल्व, तो N0। और N1 कब देंगे, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। और N जब 2 से ज्यादा, मोर देन 2 लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उस कंडीशन में हम लिखते हैं N। अब M की बात करते हैं। M फॉर मेटास्टेसिस। इसमें देखो, इसमें भी 2 मार्किंग देते हैं, एक तो M0 और M1। M0 का मतलब नो मेटास्टेसिस, अभी जो है ट्यूमर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में या एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू के अंदर स्प्रेड नहीं किए। और M1 का मतलब मेटास्टेसिस प्रेजेंट। मेटास्टेसिस का मतलब होता है ट्रांसफर होना ट्यूमर का। क्लियर? तो ये TNM मार्किंग पड़ी। अब हम लोग किस तरीके से किसी ट्यूमर का जो है TNM से स्टेजिंग देंगे। जैसे कि मान के चलो, यहाँ पे स्टेज किसके द्वारा दी जाती है, TNM के द्वारा। मार्किंग आप लोगों ने पढ़ ली कि कब कितनी मार्किंग देंगे आप लोग। जैसे बात करें स्टेज 0, यहाँ पे कितनी स्टेज होती है, सबसे पहली चीजें देखोगे, एक तो स्टेज 0 होती है, एक आपके पास स्टेज फर्स्ट, एक आपके पास स्टेज सेकंड, और एक आपके पास स्टेज थर्ड, और एक आपके पास स्टेज 4। अब स्टेज फर्स्ट कब देते हैं, देखो जब आपने ट्यूमर देखी, नोड देखा और मेटास्टेसिस देखा, तो ट्यूमर भी क्या होगी, छिपी होगी। T0 या तो ट्यूमर नहीं होगी या ट्यूमर छुपी होगी। उस कंडीशन के अंदर आप जो है स्टेज 0 देते हो, और नोड भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। नोड की मार्किंग भी कितनी दोगे, 0, और मेटास्टेसिस भी नहीं है, मतलब तीनों 0 है तो उस कंडीशन में स्टेज 0। अब देखो, अगर ट्यूमर जो है आपकी 2 सेंटीमीटर से कम है, 2 सेंटीमीटर से कम है ट्यूमर, मतलब T1 है, क्या है, T1, और नोड इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, मेटास्टेसिस भी नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या दोगे, स्टेज फर्स्ट। अब मान के चलो कि 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया आपकी ट्यूमर, मतलब क्या दोगे, T2, नोड इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मेटास्टेसिस भी नहीं है, तो उस कंडीशन में आप क्या दोगे, स्टेज सेकंड। स्टेज थर्ड की बात करें तो आपकी जो ट्यूमर है 3 से 5 सेंटीमीटर की हो गई, और आपके पास में नोड इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, सॉरी
दो दो नोड इन्वॉल्वमेंट हो गए, तो क्या देते हो, दो नोड इन्वॉल्वमेंट होने पर N1 और मेटास्टेसिस अभी नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में आप क्या लगाओगे, स्टेज थर्ड है। अभी कौन सी स्टेज चल रही है, थर्ड। और अगर मान के चलो आपके पास में मोर देन 5 सेंटीमीटर हो गई ट्यूमर, तो आप क्या लिखते हो, T4। और बहुत सारे नोड जो है इन्वॉल्वमेंट हो गए, एनी और मेटास्टेसिस भी हो गया, तो M1। तो जब मेटास्टेसिस भी हो जाए, बहुत सारे नोड इन्वॉल्वमेंट हो जाए और ट्यूमर की साइज 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा आ जाए, तो उस कंडीशन के अंदर हम लोग कौन सी स्टेज कहेंगे, स्टेज 5। आई बात समझ में, स्टेज 5 कहेंगे। क्या कहेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग डायग्नोसिस ऑफ कैंसर की। डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, देखो सबसे पहली चीज, दो चीजें डायग्नोस की जाती है यहाँ पे। देखो एक तो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं सबसे पहले ही। कंफर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ कैंसर इज बायोप्सी। बायोप्सी है ना, कभी इसको निडिल से करते हैं, कभी हम टिश्यू लेके करते हैं। अगर निडिल से करते हैं FNAC निडिल, FNAC निडिल आती है जिसके अंदर क्या, देखो FNAC का मतलब फाइन निडिल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, ये बहुत बार पूछा गया है। फाइन निडिल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, निडिल के द्वारा एक टिश्यू निकाला जाएगा, सेल निकाली जाएगी और उसकी साइटोलॉजी की जाएगी। साइटोलॉजी का मतलब स्टडी की जाएगी। भाई बात समझ में। क्लियर है। अब देखो दूसरा कौन सा है, ट्यूमर मार्कर, जो कि कंफर्मेटरी नहीं है। कंफर्मेटरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बायोप्सी करना पड़ेगा। ट्यूमर मार्कर कौन कौन से मार्कर होते हैं, एग्जाम में पूछ रहे थे बहुत बार। एक तो होता है CA-15-3। अगर CA-15-3 ब्लड के अंदर प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है, ब्रेस्ट कैंसर है। एग्जाम की तरफ पूछेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए कौन सा ट्यूमर मार्कर यूज किया जाता है, CA-15-3। और CA-125 की बात करें तो ये आपके पास में ओवेरियन कैंसर के लिए। और बात करें CA-99 is used for GIT कैंसर। और PSA फॉर प्रोस्टेट कैंसर। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर की। डायग्नोसिस हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, अब देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे दो टाइप का ट्रीटमेंट दिया जाता है। एक तो आपके पास में कीमोथेरेपी, एक आपके पास में रेडियोथेरेपी। कीमोथेरेपी जो ड्रग्स दी जाती है कैंसर में, ड्रग्स का जो कोर्स चलता है पूरा, उसको हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। यहाँ पे रेडिएशन दी जाती है। पहले कीमोथेरेपी स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अगर कीमोथेरेपी से इफेक्ट ना आए तो रेडिएशन दी जाती है। आई बात समझ में। तो देखो जो भी कीमोथेरेपी ड्रग्स है, देखो यहाँ पे देखना कि जैसे आज दिया और कीमोथेरेपी ड्रग्स का इफेक्ट आना स्टार्ट हुआ, तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे आज दिया इफेक्ट आया तीसरे दिन, तो ये 0 से लेकर जो 3 दिन का पीरियड है, इसको बोलते हैं नादिर पीरियड। नादिर, जब कीमोथेरेपी ड्रग्स का जो है, या एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट भी बोलते हैं इनको, एंटी कैंसर ड्रग्स भी कहते हैं, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट भी बोलते हैं, जितने दिन में इफेक्ट दिखाती है उसको बोलते हैं नादिर पीरियड। क्लियर है माइंड के अंदर। अब मान के चलो कैंसर का पेशेंट मरने वाला है, अब मरने के टाइम पे उसको जो केयर दी जाएगी, टर्मिनली इल बोल सकते हैं। ये कैंसर की लास्ट स्टेज में जो आप केयर दे रहे हो उसको होस्पाइस केयर कहते हैं। एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है कि कोई टर्मिनली इल पेशेंट है, मरने वाला है, उसको जो केयर दोगे आप लोग उसको क्या बोलेंगे, होस्पाइस केयर। क्या बोलेंगे हम लोग, होस्पाइस केयर। ये बात समझ में। कीमोथेरेपी में क्या दी जाती है, ड्रग्स दी जाती है, जबकि रेडियोथेरेपी में क्या देते हैं, रेडिएशन देते हैं। क्या देते हैं रेडियोथेरेपी के अंदर, रेडिएशन। अब देखो कीमोथेरेपी का बहुत बार पूछते हैं मोस्ट कॉमन
साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी की बात कर लेते हैं। साइड इफेक्ट जैसे कि आपके पास में अगर मोस्ट कॉमन की बात करें, अगर नोजिया वोमिटिंग हो ऑप्शन के अंदर तो आपको नोजिया वोमिटिंग करना है। अगर नोजिया वोमिटिंग ना ऑप्शन के अंदर तो एलोपेशिया, एलोपेशिया फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, है ना। आई बात समझ में। और अगर इन दोनों को छोड़कर फटीग हो, मान के चलो फटीग, थकावट, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे? इसको दोगे, फटीग को ना। तीनों ही हो तो उस टाइम पे फर्स्ट प्रायोरिटी फटीग को, सेकंड प्रायोरिटी नोजिया वोमिटिंग, थर्ड प्रायोरिटी एलोपेशिया। अब देखो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है कि अगर मान लीजिए फटीग दे रखा है तो फटीग को आपको टिक करना है, नोजिया वोमिटिंग दे रहा है नोजिया वोमिटिंग को टिक करना है, एलोपेशिया को दे रहा है एलोपेशिया टिक करना है। अगर तीनों दे रखे हैं तो किसको? फटीग को टिक करना है आप लोगों को। और सीरियस कॉम्प्लिकेशन की बात करें, सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ द कीमोथेरेपी, सीरियस कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो बोन मेरो सप्रेशन, बोन मेरो सप्रेशन। जब बोन मेरो सप्रेस हो जाएगी तो सारी की सारी ब्लड सेल्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, सबकी सब ब्लड, ल्यूकोपीनिया मिलेगा, एरिथ्रोपीनिया मिलेगा और थ्रोम्बोपीनिया मिलेगा ना, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। क्लियर? तो ये साइड इफेक्ट ऑफ द कीमोथेरेपी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडिएशन थेरेपी की। रेडिएशन थेरेपी देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें रेडिएशन दी जाती है, रेडिएशन यूज करते हैं। और रेडिएशन के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं? रेडियो एक्टिव। हमारी पृथ्वी पे जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पाए जाते हैं जो कि क्या छोड़ते हैं? अपने आप रेडिएशन छोड़ते रहते हैं, बड़े बड़े रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जैसे यूरेनियम वगैरह, कोबाल्ट 60 हुआ, आयोडीन 132 हुआ, है ना। आएगा समझ में। तो यहाँ पे देखो रेडिएशन थेरेपी दो टाइप की होती है आपके पास में, ध्यान रखेंगे एग्जाम के अंदर। दो टाइप की रेडिएशन थेरेपी होती है आपके पास में। कौन कौन सी? एक तो टेलेथेरेपी, टेलेथेरेपी, एक आपके पास में ब्रेकीथेरेपी, ब्रेकी थेरेपी, टेलेथेरेपी एंड ब्रेकीथेरेपी। टेलेथेरेपी में क्या करते हैं? देखो जो रेडिएशन सोर्स होता है, जैसे कि मान लो ये है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं बॉडी के बाहर होते हैं, बॉडी के बाहर मतलब एक्सटर्नल इम्प्लांट किया जाता है, एक्सटर्नल इम्प्लांट बॉडी के बाहर। और जबकि ब्रेकीथेरेपी के अंदर जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस होते हैं जो कि रेडिएशन छोड़ेंगे उनको इंटरनली इम्प्लांट किया जाता है, इंटरनली इम्प्लांट, बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। अगर बाहर है तो टेलेथेरेपी, अंदर है तो आपके पास में ब्रेकीथेरेपी। क्लियर है? क्लियर? अब देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, किसी मरीज के अगर मान के चलो रेडिएशन थेरेपी चल रही है तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। देखो केयर ड्यूरिंग रेडिएशन थेरेपी, ये एग्जाम के तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनमें से। देखो सबसे पहले बात करते हैं अगर किसी की रेडिएशन थेरेपी चल रही है मान के चलो तो आप उसकी क्या क्या केयर करेंगे। देखो सबसे पहले जहाँ कहीं पे भी जिस साइड में रेडिएशन थेरेपी चल रही होती है वहाँ पे एक मार्किंग कर दी जाती है। उस मार्क को जो है, मार्क को कभी साबुन से नहीं धोना है, ये चीज ध्यान रखेंगे। दूसरा, उसको जो है मरीज को जो है प्राइवेट रूम में रखेंगे। तीसरा, बाहर हमेशा जो है कॉशन साइन लगाएंगे, खतरे का निशान लगाएंगे।
फोर्थ, किसी भी रेडिएशन वाले मरीज की जो है 30 मिनट से ज़्यादा केयर नहीं करेंगे, नहीं तो आपके भी साइड इफेक्ट हो सकता है। 30 मिनट केयर करनी है, बस 30 मिनट तक केयर करनी है। एक शिफ्ट में एक मरीज, ये ध्यान रखना, एक शिफ्ट में केवल एक मरीज की ही केयर करनी है। क्लियर? और उस मरीज से जो है, मरीज से 6 फीट की दूरी बनाए रखनी है, 6 फीट दूरी मरीज से। आई बात समझ में? और कभी भी उस रूम के अंदर कभी भी प्रेग्नेंट लेडी एंड 16 साल से छोटे बच्चों को नहीं आने देना है। Less than 16 years old and pregnant lady do not out to enter in the room। तो ये तो अपने पास में थी, क्या क्या केयर करेंगे हम लोग अगर किसी की रेडिएशन थेरेपी चल रही है। अब मैं बात करता हूँ, देखो एग्जांपल ऑफ रेडिएशन थेरेपी। जैसे कि आपके पास में जो कौन कौन से जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो है आपके रेडिएशन थेरेपी के लिए यूज होते हैं, जैसे आयोडीन 131 किसके लिए यूज होता है? थायराइड कैंसर के लिए। अगर थायराइड में कैंसर हो गया तो आयोडीन 131 यूज करेंगे। कोबाल्ट 60 ब्लड कैंसर के लिए। आपके पास में रेडियम 223 प्रोस्टेट कैंसर के लिए। उसके बाद सोमेरियम 153 किसके लिए यूज करेंगे? बोन कैंसर के लिए। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछते हैं हमारे पास में कि देखो क्या होता है, देखो रेडिएशन, एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी लगाने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, बीम का यूज करते हैं जिसके अंदर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रख देते हैं और रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का जो है रेडिएशन छोड़ता रहता है और जो भी ऑर्गन है उसको उसके सामने रख देते हैं। जैसे हाथ पे लगाना है, हाथ पे कोई ट्यूमर है उसके सामने रख देते हैं तो रेडिएशन अंदर एंटर करती है और उस जो है ट्यूमर को क्या कर देती है? तोड़ देती है। आया बात समझ में? जब ट्यूमर टूटेगी, यहाँ पे ध्यान रखना, जब ट्यूमर टूटेगी तो अपनी बॉडी किससे बनी है? पूरी पूरी प्रोटीन से बनी है। इसका मतलब प्रोटीन टूट रही है और प्रोटीन टूटेगी तो कहाँ पे जाएगी वो टूट के? ब्लड में, और ब्लड के थ्रू यूरिन के थ्रू बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी। यूरिन के थ्रू बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी मतलब मरीज के क्या दिखाई देगा? प्रोटीन यूरिया। ये बात ध्यान रखेंगे, प्रोटीन की कमी होती जाएगी और प्रोटीन यूरिया होने की वजह से क्या होगा? देखो आपको पता है अगर प्रोटीन कमी होती है सबसे ज़्यादा इफेक्ट स्किन पर, और प्रोटीन से क्या बने हैं? बाल बने। एलोपेशिया, एलोपेशिया का मतलब बाल उड़ जाएंगे, उसके बाल उड़ जाएंगे। एलोपेशिया का मतलब लॉस ऑफ हेयर इज नोन एज एलोपेशिया। एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि उसके यूरिन में क्या दिखाई देगा? प्रोटीन यूरिया दिखाई देगा। आई बात समझे? प्रोटीन डाइट देंगे उसको हम लोग। दूसरी बात, अगर वहाँ साइड इफेक्ट की बात करें तो फर्स्ट साइड इफेक्ट क्या दिखाई देगा? स्किन इरिटेशन रेडिएशन थेरेपी का। सेकंड एलोपेशिया। थर्ड बोन मेरो सप्रेशन। यहाँ पर भी बोन मेरो सप्रेशन होता है। थर्ड जो मोस्ट कॉमन की बात करेंगे तो स्किन इरिटेशन अगर दिया हो तो ऑप्शन के अंदर, अगर स्किन इरिटेशन नहीं दिया हुआ तो एलोपेशिया होगा। और सीवियर कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे तो बोन मेरो सप्रेशन। दोनों की कीमोथेरेपी में भी और रेडिएशन थेरेपी दोनों में ही बोन मेरो सप्रेशन दिखाई देता है, मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन की कि अगर कभी कभी क्या करता है, जैसे कि मैं बात करता हूँ सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स में कैंसर हो गया, ये कोई लेडी लेटी है उसके सर्विक्स में कैंसर हो रखा है, सर्विक्स में कैंसर है और जो है सर्विक्स के अंदर क्या कर रहा है? रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इम्प्लांट कर रखा है। अब
इसने पोजीशन चेंज की, इसकी वजह से रेडिएशन जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो इम्प्लांट कर रखा था सर्विक्स में वो निकल के बाहर आ गया। कहने का मतलब डिसलॉज्ड ऑफ रेडिएशन सब्सटेंस, रेडिएशन सब्सटेंस या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का डिसक्लोज हो जाना। उसके बाद में आप क्या करेंगे, अगर मान के चलो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अगर डिसक्लोज हो गया तो आपका फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, तो फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन आपका बहुत बार एक लॉन्ग हैंडेड फोर्सेप्स उठाओगे, हाथ से नहीं उठाएंगे, लॉन्ग हैंडेड फोर्सेप्स से इसको उठाएंगे, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को उठाएंगे, वापस डालने की कोशिश नहीं करेंगे, लॉन्ग हैंडेड फोर्सेप्स से आप उसको क्या करेंगे, उठाएंगे। उसके बाद उसको कहाँ डाल देंगे, लीड सील्ड कंटेनर में, जिससे कि जो है रेडिएशन बाहर ना आए, लीड सील्ड कंटेनर में डाल देंगे, लीड सील्ड कंटेनर में डाल देंगे ना। तो ये आपके पास में रेडिएशन थेरेपी के बारे में हुआ। अब हम बात करते देखो कुछ इंपॉर्टेंट कैंसर के बारे में, कुछ कैंसर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट कैंसर जो कि हमारे इंडिया के अंदर मोस्टली दिखाई देते हैं। तो इंपॉर्टेंट कैंसर के अंदर अपने पास में मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया, सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया, फीमेल का पूछ लिया सबसे पहले, फीमेल के बारे में। तो मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया, फीमेल के अंदर जो सबसे ज्यादा कैंसर होता है इंडिया के अंदर वो है ब्रेस्ट कैंसर। याद रखेंगे, क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में आपको, ब्रेस्ट कैंसर। उसके बाद सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर फीमेल्स के अंदर, सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स का। थर्ड आपके पास में मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल। अगर मेल का पूछ लिया जाए कि मेल के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है, वह है प्रोस्टेट कैंसर। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर, ये भी पूछ सकते हैं, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर इज स्मोकिंग, स्मोकिंग। पूछे मोस्ट कॉमन कैंसर इन चिल्ड्रन, इन चिल्ड्रन बच्चों में मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। क्लियर। ब्रेस्ट कैंसर की, तो ब्रेस्ट कैंसर क्या है, देखो ये क्या है आपके पास में एक तरह का मोस्ट कॉमन कैंसर इन द फीमेल। और कौन से टाइप का ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज डक्टल कार्सिनोमा, डक्टल कार्सिनोमा। आई बात समझ में। और मेटास्टेसिस किसके द्वारा होता है इसके अंदर, लिम्फ नोड के द्वारा। और कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस कहाँ कहाँ पे फैलता है आपके ब्रेस्ट कैंसर, कहाँ कहाँ पे जा सकता है, बोन के अंदर और लंग्स के अंदर। अब डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोस BSE ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन और मेमोग्राफी, मेमोग्राफी का मतलब ब्रेस्ट को देखना, ये एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है। उसके बाद में देखो कंफर्मेटरी टेस्ट की हम बात करें तो है ब्रेस्ट बायोप्सी, द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट बायोप्सी करेंगे। अब BSE ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे करते हैं देखो, टाइमिंग सबसे पहले 7 to 10 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 7 से 10 दिन के बाद में। अगर पोस्ट मेनोपॉजल या हिस्टेक्टोमी की कोई महिला है जिनके मेनोपॉज हो चुका है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो चुका है और या रिमूवल ऑफ द
यूट्रस कर दिया गया है, स्टेक्टोमी की कर दी गई है, तो उस कंडीशन के अंदर आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कब करेंगे? उस कंडीशन में हम लोग कोई भी महीने की एक डेट फिक्स कर लेंगे, महीने की कोई भी डेट 6 तारीख फिक्स कर ली, तो हर 6 तारीख को आपको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। नेक्स्ट आपके पास में ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, तो ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है ब्रेस्ट कैंसर की? टोमोक्सिफेन सिट्रेट, टोमोक्सिफेन सिट्रेट देंगे। और सर्जिकल ट्रीटमेंट इसमें क्या देंगे? रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट को रिमूव कर देंगे जिस साइड में कैंसर है, उसको बोलेंगे मेस्टेक्टोमी। क्या बोलेंगे? मेस्टेक्टोमी। अब देखो मेस्टेक्टोमी एक तो सिंपल मेस्टेक्टोमी होती है, एक रेडिकल मेस्टेक्टोमी होती है। रेडिकल मेस्टेक्टोमी के अंदर ब्रेस्ट को निकालेंगे, उसके आसपास के लिम्फ नोड भी निकाल देंगे। आई बात समझ में? अब देखो मेस्टेक्टोमी करने के बाद आप लोग क्या केयर करेंगे? पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन, सबसे मेन चीज है पोजिशन, सेमी फाउल पोजिशन देंगे और थोड़ा टर्न कर देंगे अनअफेक्टेड साइड से अफेक्टेड साइड की तरफ, और हाथ को क्या रखेंगे? जिस साइड में जो है ब्रेस्ट रिमूव किया गया है उस साइड का हाथ एलिवेटेड रहेंगे, हार्ट लेवल से ऊपर रखेंगे, जिससे कि अच्छे से ड्रेनेज हो सके और एडिमा कम से कम आए। उसके बाद नेक्स्ट कैंसर है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया का मतलब है इंक्रीज नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट। ये मोस्ट कॉमन कैंसर है बच्चों का, और इसके अंदर क्या होता है? ल्यूकोसाइट बढ़ती तो है, मतलब WBC बढ़ जाती है, लेकिन कौन सी ल्यूकोसाइट बढ़ती है? इमेच्योर। और इमेच्योर WBC होने की वजह से इम्यूनिटी क्या हो जाती है? कम, क्योंकि मेच्योर WBC होनी चाहिए। तो यहाँ पर कौन से टाइप की WBC इमेच्योर है? इम्यूनिटी क्या होती है? कम। इम्यूनिटी कम होने की वजह से बार बार क्या होता है? इन्फेक्शन। और ल्यूकेमिया का मरीज अगर मर रहा है तो मोस्ट कॉमन कोज क्या होगा उसके मरने का? जो है मेन इन्फेक्शन, क्योंकि उसको प्रॉपर इम्यूनिटी नहीं मिल रही है। उसके बाद में देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर बात करें हम लोग ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट की, तो बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन इज द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया। उसके बाद है आपके पास में हॉस्किन डिजीज, बहुत इंपॉर्टेंट है हॉस्किन डिजीज भी। ये एक तरह का लिम्फ नोड की डिजीज है ना, ये एक तरह का लिम्फोमा है, एक तरीके का है लिम्फोमा। आई बात समझ में? इसके अंदर क्या होता है? देखो बहुत सारे लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो जाते हैं। इट इज ए मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ लिम्फ नोड, या लिम्फ मेलिग्नेंट ट्यूमर है ये, ट्यूमर ऑफ लिम्फ नोड, लिम्फ नोड की मेलिग्नेंट ट्यूमर है जिसको हॉस्किन डिजीज कहते हैं। अब जब इसका देखो बायोप्सी की जाती है, इसमें क्या करेंगे? लिम्फ की बायोप्सी करेंगे, लिम्फ नोड की बायोप्सी करेंगे, तो उस लिम्फ नोड के अंदर आपको एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स दिखाई देगी, तो एक स्पेसिफिक टाइप की आपको सेल्स दिखाई देगी उसमें बायोप्सी के अंदर। टिश्यू बायोप्सी करोगे तो एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं उस सेल्स को क्या बोलते हैं हम? स्टनबर्ग सेल्स। रीड स्टनबर्ग सेल कहीं किस में दिखाई देती है? हॉस्किन डिजीज में। आई बात समझ में? अब इसका देखो असेसमेंट कैसे करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि असेसमेंट ऑफ हॉस्किन डिजीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो असेसमेंट की बात करें हम लोग, इसमें क्या होता है? देखो पेनलेस एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड का पेनलेस एनलार्जमेंट हो जाता है। आई बात समझ में? और जो सबसे पहले जो एनलार्जमेंट होता है कौन से लिम्फ का होता है इसके अंदर? फर्स्ट जो लिम्फ एनलार्ज होता है वो है क्लेविकल लिम्फ नोड, सबसे पहले एनलार्जमेंट होता है इसमें। इसके बाद बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर की। सर्वाइकल कैंसर मतलब कैंसर ऑफ सर्विक्स। मोस्ट कॉमन कोज एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ सर्विक्स कैंसर या सर्वाइकल कैंसर इज HPV। HPV का मतलब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। अभी देखो इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं? पेप स्मीयर के द्वारा।
एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि पेप स्मीयर किसके लिए यूज करते हैं, सर्वाइकल कैंसर के लिए। पेप स्मीयर का दूसरा नाम भी पूछ सकते हैं, पेपनिकुलाउ, पेपनिकुलाउ स्मीयर भी बोलते हैं इसको। क्लियर, पेपनिकुलाउ स्मीयर भी इसको कहा गया है। आई बात समझ में। ट्रीटमेंट क्या होता है देखो, ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी और मेनली क्या करते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं यहाँ पे, स्टेक्टोमी, स्टेक्टोमी, क्योंकि सर्विक्स का पार्ट होता है यूट्रस का, और यूट्रस के पार्ट को हम लोग निकाल देंगे ना। उसके बाद में हम बात करते हैं टेस्टिकुलर कैंसर, टेस्टिस का कैंसर। कैंसर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर कहाँ पे होता है देखो, एक ग्लैंड्स होती है, जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम में सबसे ज्यादा कैंसर होने के चांसेस होते हैं टेस्टिस में। जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम जो कि स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल होती है, स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल होती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कैंसर होने के चांसेस होते हैं। और ये 15 से 40 साल की एज में मोस्टली होता है। ये बात समझ में। और जो चाइल्ड होते हैं उनके अंदर मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है इसका देखो, टेस्टिकुलर कैंसर का, चाइल्ड के अंदर क्रिप्टोऑर्चिडिज्म, ये आपने पढ़ा है। क्रिप्टोऑर्चिडिज्म क्या होता है, क्रिप्टोऑर्चिडिज्म अनडिसेंडेंट टेस्टिस है ना, इज नोन एज क्रिप्टोऑर्चिडिज्म है ना। क्रिप्टोऑर्चिडिज्म का मतलब अनडिसेंडेंट टेस्टिस, टेस्टिस किस में पाए जाते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं, डिसेंड नहीं हो पाते। आपने पढ़ा था ये पीडिया के अंदर। अब असेसमेंट कैसे करते हैं देखो इसका, इसमें क्या होता है देखो, पेनलेस टेस्टिकुलर स्वेलिंग आती है, पेनलेस टेस्टिकुलर स्वेलिंग, पेनलेस टेस्टिकुलर स्वेलिंग। आई बात समझ में। इसके लिए क्या करेंगे, सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग। जो टेस्टिस उसको निकाल दिया जाएगा, ओरिचेक्टोमी, ओरिचेक्टोमी का मतलब रिमूवल ऑफ द टेस्टिस, रिमूवल ऑफ द टेस्टिस। यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे देखो, यहाँ पे इसके लिए देखो, अगर अर्ली आपको चेक करना है कि टेस्टिकुलर कैंसर तो नहीं है, तो उसके लिए टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन किया जाता है। जिस तरीके से ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं उसी तरीके से टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन मेल करेंगे ना, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन कब करते हैं देखो, महीने में कोई भी एक दिन फिक्स कर लेंगे, जैसे 6 तारीख फिक्स कर ली, ए डेट फिक्स इन ए मंथ, एक महीने में कोई भी एक डेट फिक्स कर ली, जैसे 6 तारीख फिक्स कर ली। और कब करते हैं देखो, बेस्ट टाइमिंग क्या होगी ऑफ टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, बेस्ट टाइमिंग ऑफ टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन इज बिफोर शावर, बिफोर जब नहाने जा रहे हो उस टाइम पे, बिफोर शावर ना। क्लियर है। तो TSE टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, BSE ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, दोनों की टाइमिंग आपको पता होनी चाहिए कब करते हैं, क्लियर माइंड के अंदर। अब एक बात करते हैं हम लोग प्रोस्टेट कैंसर की। प्रोस्टेट कैंसर किसमें होता है, मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ द मेल। और यहाँ पे देखो जो डायग्नोसिस होगा वो क्या होगा, प्रोस्टेट कैंसर का, वो भी बायोप्सी होगा। और यहाँ पे प्रोस्टेट कैंसर के लिए जो सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है वो होता है TURP, ध्यान रखना, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट।
तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें थी आपकी कैंसर से रिलेटेड, ध्यान से पढ़ेंगे इसको।